इंडियन पॉलिटी की सीरीज की हम शुरुआत करते हैं आज। और यहाँ पर हम देखने वाले सबसे पहले कि हमारा पॉलिटी, हमारा जो राज्य व्यवस्था है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे संविधान में, ठीक है, संविधान में कौन कौन से प्रोविजंस है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोविजंस है, ये सारी चीज को देखेंगे। और हर वीडियो के एंड में हम बहुत सारे एमसीक्यू करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड बता दूं। जब हमारे देश में बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ बढ़ रही थी, अंग्रेज यहाँ पर आए हुए थे उस टाइम पे, ये रूल करना, पहले तो एज अ कंपनी आए थे, उसके बाद फिर एज अ रूलर यहाँ पर काम करने लग गए थे। तो फिर तो यहाँ पर कंपनी, एक्चुअल में गवर्नमेंट नहीं आई थी यहाँ पे आई थी कंपनी। तो कंपनी के रेगुलेशन के लिए आया था रेगुलेशन एक्ट 1773। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं कि भाई क्यों आया था, भाई रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का जरूरत क्यों पड़ा था। तो 18वीं सदी की शुरुआत में जब हम लोग देखते हैं, शुरुआत में क्या हुआ था, ये जैसे कि मैं पहले बताया कि कंपनी जो है सिर्फ बिजनेस के नाम से आई थी। लेकिन धीरे धीरे उसका सत्ता में, मतलब सत्ता में हस्तक्षेप स्टार्ट हो जाता है। और इसके पीछे इसकी पृष्ठभूमि जो है वो है बक्सर और प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध में बेसिकली इसको बंगाल का एक टाइप से थोड़ा सा वहाँ पर अथॉरिटेटिव, वहाँ पर पावर मिलती है। लेकिन जब हम लोग देखते हैं बक्सर का युद्ध होता है तो फिर इसके पास जो पावर है वो थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाता है। तो फिर ये राजस्व में हस्तक्षेप करने लग जाता है, राजस्व मामलों में हस्तक्षेप करने लगता है। पहले सिर्फ इसको टैक्सेशन से रिलैक्सेशन चाहिए था, अब उसको पूरा का पूरा टैक्स का अमाउंट भी चाहिए। कुछ इस टाइप की कंडीशन क्रिएट हो जाती है। 1770 में बंगाल में भीषण अकाल पड़ जाता है जिसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। अब क्योंकि यहाँ पर अगर लोगों की मृत्यु हो जाएगी, अगर नुकसान हो जाएगा अकाल में, खेती भी नहीं हो पाएगी। अगर खेती नहीं हो पाएगी तो फिर पैसा कहाँ से आएगा। तो फिर वहाँ पर क्या किया जाए, क्या हम लोग टेक्निक अपना सकते हैं जिससे हमारी पैसा बने रहे, लगातार बनता रहे। इस बात की भी रेगुलेशन की जरूरत पड़ी। और इस टाइम पे उसके बाद फिर आते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स का इंडिया में यहाँ आगमन होता है। और उसके पहले तो गवर्नर रहते हैं, बंगाल के गवर्नर रहते हैं, फिर बाद में उनको गवर्नर जनरल बनाया जाएगा। तो ये सारे इसके मेन रीजंस है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो रीज़न है वो है द्वैध सरकार, ड्यूअल गवर्नमेंट। तो ड्यूअल गवर्नमेंट एक्चुअली क्या होता है, जैसे अगर जो टैक्स ले रहा है, कि इन जनरल जो टैक्स लेगा उसी के पास ये अथॉरिटी होगी, या फिर जो टैक्स लेगा उसी के पास उसी की जिम्मेदारी बनती है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो व्यवस्था करे जनता के लिए। जो जो चीज़ों की आवश्यकता है, पानी की व्यवस्था है, या फिर मतलब जिस जिस कार्यों की आवश्यकता रहेगी, जो टैक्स लेगा वही उसको उसी को लाना, मतलब उसी को करना चाहिए। लेकिन ठीक है, जो राजस्व संग्रहण करेगा वही, उसी के पास निजामत अधिकार भी होने चाहिए और उसी को ही निजामत से संबंधित कार्य करने चाहिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि कलेक्शन, पहले पैसे का कलेक्शन भले इसके पास रहता है, ठीक है, ये लोग करते हैं, नवाब जो उस टाइम पे रहते हैं वही वहाँ पर टैक्स कलेक्शन करेंगे। लेकिन टैक्स कलेक्ट करने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते थे। अगर कंपनी को दे देंगे तो फिर वो उसमें से कुछ अमाउंट निकाल के दे देती थी, ये लो भैया इसमें खर्चा कर लेना। तो अल्टीमेटली यहाँ पर जो जनता का पैसा, पहले क्या होता था, जनता का पैसा जनता तक पहुंच जाता था जब रोड बन रहे हैं, नदी नाले का सुधार हो रहा है, तो जनता का पैसा अल्टीमेटली जनता के लिए खर्च होता था। लेकिन यहाँ पर अलग चीजें होने लग गई। प्लस यहाँ पर जो कंपनी है, ठीक है, ये लगातार यहाँ पर भ्रष्टाचार में, भाई भतीजावाद में, ये सब में लगी रही, ठीक है। नेपोटिज्म, करप्शन यहाँ पर बढ़ने लगा। और यहाँ पर फिर ये यहाँ पर प्राइवेट ट्रेडिंग भी करने लग गए थे। प्राइवेट ट्रेडिंग क्या होता है, जब यहाँ पर अधिकार, यहाँ पर बिजनेस करने का अधिकार मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन यहाँ पर के जो लोग हैं, यहाँ पर जो वहाँ पर लोग पहुंचे थे, जो अधिकारी लोग पहुंचे थे, वो लोग अपना प्राइवेट बिजनेस स्टार्ट कर देते थे। वहाँ जब भी इंग्लैंड जाते थे बहुत सारा सामान लेके चल देते थे और वहाँ ले आके बेच देते थे। तो इस टाइप की चीज़ें चल रही थी। तो ये सब चीज़ को रोकने का एक मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वहाँ पर मतलब बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता थी वहाँ पर ये सब चीज़ों को रोकने की। प्रशासन सही से नहीं हो रहा था, वित्तीय संकट में यहाँ पर आए हुए थे। तो गवर्नमेंट को लगता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता है कि यहाँ पर इनका रेगुलेशन जरूरी है। तो आता है फिर हमारे पास रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इसके बाद इसके मेन प्रोविजन के बारे में समझते हैं। तो भाई इसको 1772 के नाम से जाना जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक्ट 1772, ओरिजिनल नाम इसका ही है, 73 में पास हुआ है। और इसके अंडर बहुत सारे प्रोविजंस आएंगे, जिसमें 74 में एक बात को एकदम अच्छे से ध्यान रखे रहेंगे,
1774 में पहली बार सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी कलकत्ता में। ठीक है, इसके अलावा और भी प्रोविजंस हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, तो विनियमित करने के लिए पारित किया गया था। ठीक, अब यहाँ पर वॉरेन हेस्टिंग्स जो है उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। पहले गवर्नर थे, 3 गवर्नर थे पहले, बम्बई में, मद्रास में और कलकत्ता में। कलकत्ता मतलब बंगाल। ठीक, ये 3 जगह 3 प्रेसिडेंसी सिटीज थी, तो उस नाम से वहाँ पर हम लोग के पास एक एक गवर्नर थे। और ये प्रेसिडेंसी सिटी कब बनी भाई? 1726 में एक एक्ट पारित किया गया। ठीक है, 1773 का चार्टर जो है, 1726 का जो चार्टर है उसमें ये बात को मेंशन किया गया। हालांकि उसके बारे में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बस इतना बात को जानने की जरूरत है कि 3 प्रेसिडेंसी सिटी बनेगी, ऐसा प्रोविजन था 1726 में। तो यहाँ पर भाई पहले गवर्नर गवर्नर थे, अब यहाँ पर आ चुके हैं गवर्नर जनरल। और पहले गवर्नर जनरल कौन है? वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। अब यहाँ पर कलकत्ता में कोर्ट की स्थापना होगी। कौन सा कोर्ट? ठीक है, कोर्ट कौन सा रहेगा हमारा? सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और एलिजा इम्पे, नाम ध्यान रखेंगे, एलिजा इम्पे जो है यहाँ की फर्स्ट, जो यहाँ मतलब यहाँ पर मेल जो रहेंगे, ठीक है, मेल रहते हैं वो। एलिजा इम्पे जो है पहली बार वो यहाँ पर मुख्य न्यायाधीश के तौर पे चुने जाते हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पर जो निजी व्यापार कर रहे थे, ठीक है, जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे थे, ये सब चीज़ को रोक दिया गया। ठीक है, कंपनी के लिए। और गिफ्ट जो एक्सेप्ट करते थे, ये सब चीज़ को बंद कर दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे। अच्छा, कोर्ट ऑफ, ठीक है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल करके एक आएगा, वो आएगा 1786 में, सॉरी 1784 में। ठीक है, 1784 में। तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। 1784 में बहुत सारे और नए नए प्रोविजंस आते गए। तो इस वीडियो का पहला एमसीक्यू है, निम्नलिखित में से कौन सा रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पारित करने के कारण में से नहीं था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर पासिंग द रेगुलेटिंग एक्ट 1773? ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में बढ़ता भ्रष्टाचार, कंपनी की वित्तीय दिवालियापन के कारण बेल आउट अनुरोध, प्रतिनिधि सरकार के लिए लोकप्रिय भारतीय मांग, और बंगाल में दोहरी सरकार के मुद्दे का समाधान। तो भाई देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ रहा था, ये तो एक रीजन है। कंपनी की वित्तीय दिवालियापन, ये बेल आउट, ये लोग ना क्या कर रहे थे, कंपनी जो है ना बार बार ना पैसे मांग रही थी गवर्नमेंट से, लेकिन गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं थे। तो वहां पर वो लोग बेल आउट पैकेज नहीं देना चाहते थे। तो ये बात भी सही है भाई। प्रतिनिधि सरकार के लिए लोकप्रिय भारतीय मांग, नहीं, ये गलत है। ठीक है, अभी हमारे पास जब हम लोग का जब राष्ट्रीय चेतना का विकास होगा, उसके बाद हम लोग को राष्ट्रीयता की भावना आएगी, तब फिर हम लोग जब नेशनल मूवमेंट चलाएंगे तब हम लोग प्रतिनिधि सरकार की मांग करेंगे, अभी नहीं करेंगे। तो ये वाला गलत है भाई। और अगर ये गलत है तो हम लोग को कौन सा नहीं है बताना था ना, तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर चौथा क्या दिया हुआ है? बंगाल में दोहरी सरकार के मुद्दे का समाधान, ड्यूअल गवर्नमेंट वाला। ठीक है, ये बात भी सही है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम उसके प्रमुख प्रावधान से सही मेल खाता है? ठीक है, प्रोविजन को हम लोग को मैच करना है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को समाप्त किया गया? नहीं। ये कब किया गया है भाई? 1813 में किया गया। ठीक है, 1813 में ये प्रोविजन किया गया। और इसमें लेकिन ना 1813 का जब प्रोविजन आया था, तब हम लोग को देखते हैं वहां पे जो ठीक है, 1813 में चीन और चाय पे जो ट्रेड होता था उस पे एक अधिकार बना था, और उसको 1833 में टोटली खत्म किया गया। अगला है हमारे पास चार्टर एक्ट 1813 के बारे में क्या बोल रहे हैं? जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य की शुरुआत, ये भी गलत है भाई, ये 33 का प्रोविजन है। ठीक है, चार्टर एक्ट 1833 विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण, विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण। और चार्टर एक्ट 1853 क्या बोल रहा है? भारतीय परिषदों को कानून बनाने की पूरी शक्ति दी गई। तो भाई जो हमारा ये ऑप्शन नंबर सी है हमारा चार्टर एक्ट 1833 का, ये हमारा राइट आंसर होगा, विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण। ठीक है, सेंट्रलाइजेशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर्स। क्या हुआ यहाँ पर? पहले डिसेंट्रलाइज मॉडल पे थे कि जो जो गवर्नर हैं उनके पास भी अधिकार था कि वो लोग अपने अपने गवर्निंग एरिया में वो अपना रूल बना सकते हैं, रेगुलेशन बना सकते हैं, मतलब लेजिस्लेटिव पावर उनके हाथ में थी, उसको छीन लिया गया। ठीक है, 33 में। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के मुख्य रूप से दोहरी सरकार की समस्या को हल करने का प्रयास किया कहाँ पर?
ठीक है, जगह पूछ रहे हैं मद्रास, बॉम्बे, पंजाब, बंगाल और पंजाब। तो फिर अभी डिस्कस कर ही रहे हैं बंगाल में। ठीक है, ये आया था ड्यूअल गवर्नमेंट, और बंगाल के ही जो गवर्नर हैं उनको गवर्नर जनरल बनाया गया। और जो बंगाल है मतलब उस टाइम पे फोर्ट विलियम, और अगर अलग से बोला जाए तो कलकत्ता। तो कलकत्ता